कहते हैं, थ्राइस रीअरेंजमेंट कहते हैं। और ये आपने याद रखना, आर्थो जो है थोड़ी बहुत माइनर में बनती है, कम बनती है, और पैरा जो है किस में बनता है, दिस इज फॉर्म इन मेजर प्रोपोर्शन। तो ये था हमारा लास्ट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे थे फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड था। कौन से? नंबर फर्स्ट था रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक OH ग्रुप, नंबर सेकंड थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा था सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो मैंने आपको पहला कैटेगरी बता दिया था, कौन सा? रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक OH ग्रुप। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल, जिसको आप नंबर सेकंड, ये हमारा, ठीक है, या इनको आप क्या कह सकते हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल भी कह सकते हैं, ठीक है, या रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले थोड़ी बहुत मैं आपको OH ग्रुप के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने याद रखना है OH कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो 11th क्लास में शायद आपने पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रुप 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं। एक होती है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और दूसरा होती है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, और तीसरा हेलोजन के केस में है रिंग अगेन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो OH हमारा कौन सा है? रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है। तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट ये बातें आपने याद रखनी है। नंबर सेकंड, रिंग एक्टिवेटिंग के साथ क्या आती है यहाँ पे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिवेट करके हमेशा आर्थो पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे फिनोल की, तो हमेशा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे आएंगे, आर्थो और पैरा पोजीशंस पे चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिनोल, पहले भी मैंने आपसे कहा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज इन कंजुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो इस किस्म के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल होती है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, यहाँ पे आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये घूम के आया तो कौन से पोजिशन पे आया, पैरा पे, फिर घूम के आया कौन से पोजिशन पे आया, ये फिर से आर्थो पोजिशन पे, ठीक है। तो देखिए इस किस्म के इफेक्ट को हमेशा हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमेशा आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो मान लो मेरे पास क्या यहाँ पे X कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब भी स्ट्रक्चर फर्स्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, आर्थो पोजीशन पे चले जाएंगे, स्ट्रक्चर सेकेंड के पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, और स्ट्रक्चर थर्ड के फिर से आर्थो पोजीशन पे इस तरह से चले जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपको प्रोडक्ट कौन से मिलेंगे, आपको मिलेंगे आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। जब भी आप फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे या रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे, द प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड इज आर्थो एंड पैरा, ठीक। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको डिस्कस कर लूंगा। देखिए यहाँ पे आर्थो पे क्या होती है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे चली जाती है, ठीक है, कहाँ पे चली जाती है, आर्थो पे। मान लो यहाँ पे X यहाँ पे रखते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, ये दोनों क्लोज होने की वजह से, या ये हुआ हमारा कौन सा आर्थो, ये दोनों क्लोज होने की वजह से थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, ठीक है। तो इसलिए जब ये एक जो है यहाँ चला जाएगा कौन से, पैरा पोजिशन पे, तो यहाँ पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कहते हैं आर्थो जो है हमेशा कौन से, माइनर प्रोडक्ट में बनेंगे, और पैरा जो है कौन से बनेंगे, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो है इस तरह से बन जाएंगे, या मेजर प्रोपोर्शन में कौन सा बनेगा, हमारा पैरा बनेगा, ठीक है। तो ये था OH ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैं लिखूंगा सम एग्जाम्पल्स आर, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट मैं ले लूंगा यहाँ पे इस तरह से ब्रोमिनेशन। तो देखो बच्चों,
जैसे ये है हेलोजिनेशन, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। फिनोल जो है रिएक्शन करती है किन के साथ? फिनोल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, इसको मैं इस तरह से लिख लूंगा, एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो क्या बन जाती है, यहां पे बन जाती है 246 2OH, यहां पे Br, यहां पर भी Br और यहां पर भी Br। ये प्रोडक्ट जो है इस तरह से बन जाती है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6, इसको मैं लिखूंगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है। तो इसकी हमेशा क्या बनती है? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्लस फिर से लिखूंगा यहाँ पे HBr, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगी? 3 टाइम्स इस तरह से बन जाती है, ठीक। तो ये हुआ कौन से, जैसे एक्वस ब्रोमीन के साथ या ब्रोमीन वाटर के साथ जब भी आप फिनोल की रिएक्शन करते हैं तो आपको बनती है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाती है, ठीक है। अगर यही केमिकल रिएक्शन जो है, यही केमिकल रिएक्शन फिनोल का हम कैरी करते हैं, दिस इज फिनोल प्लस यहाँ पे Br2 इन नॉन पोलर मीडियम या नॉन एक्वस मीडियम, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 में अगर यही रिएक्शन अगर आप कैरी करते हो ब्रोमीन के साथ, तो हमेशा क्या बनती है? वी ऑलवेज ऑब्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br प्लस ये वाला बन जाती है OH एंड दिस इज Br। इनको आप क्या कहते हैं? आर्थो ब्रोमोफिनोल कहते हैं, और इनको आप क्या कहते हैं? दिस इज पैरा ब्रोमोफिनोल कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले कहा था ये माइनर प्रोडक्ट होगी और ये क्या होगा? दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाई। तो एक्वस मीडियम में फिनोल का जो है हमेशा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाती है, वाइल इन नॉन एक्वस मीडियम, नॉन पोलर मीडियम में हमेशा फिनोल की प्रोडक्ट कौन से बन जाती है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाती है। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे यहाँ पे व्हाई दिस हैपन्स, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्यों जो है एक्वस मीडियम में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है और नॉन एक्वस मीडियम में या नॉन पोलर मीडियम में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बन जाती है, ठीक है। माइनस यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं माइनस HBr, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ निकल जाएंगे, ब्रोमीन जो है यहाँ पे अटैच होगा दूसरा, और एक यहाँ से निकल जाएंगे, तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है। और इनके अलावा भी जैसे आपने पढ़ा होगा हेलोजिनेशन में, जब भी आप बेंजीन का या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की हेलोजिनेशन करोगे उसमें हमेशा एक चीज की जरूरत पड़ती है, कौन से? यहाँ पे लेविस एसिड, ठीक है। लेविस एसिड जरूरत पड़ती है, जैसे एग्जाम्पल एनहाइड्रस AlCl3 आपको चाहिए, FeCl3 आपको चाहिए, FeBr3 आपको चाहिए, एटसेट्रा। दिस आर कॉल्ड एज लेविस एसिड। इनको हमेशा हम क्या कहते हैं? हेलोजन कैरियर भी कहते हैं, हेलोजन कैरियर। आपने हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक कंपाउंड के केस में ये मैकेनिज्म पढ़ा होगा। तो सबसे पहले इस ब्रोमीन को पोलराइज करके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट करता है? ये लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट करता है, ठीक है। या मैं कहूँगा ये लेविस एसिड जो है इस ब्रोमीन मालिक्यूल में या हेलोजन मालिक्यूल में क्या लाती है? यहाँ पे पोलराइजेशन लाती है, उस वजह से हमेशा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिनोल के केस में हमने कोई भी यहाँ पे लेविस एसिड इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको करने की ज़रूरत नहीं है फिनोल के केस में। क्यों नहीं है? बिकॉज जो यहाँ पे OH है ना, ये OH जो हमेशा क्या है? इट इज़ स्ट्रॉन्ग, या मैं कहूँगा इसकी रिंग एक्टिवेटिंग नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। किसकी? OH ग्रुप की रिंग एक्टिवेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा होती है। उस वजह से क्या हो जाती है? ये केमिकल रिएक्शन, जैसे आप देखिए ये इस तरह से होगा, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा O, यहाँ पे H, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं, तो जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे प्लस यहाँ पे इस तरह से Br लिख लूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये Br यहाँ से इस तरह से
चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पोलराइजेशन जो भी हेलोजन मॉलिक्यूल में आपको लिविस एसिड की मदद से आपको हो जाती है यहाँ पे पोलराइजेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होती है इन केस ऑफ फिनोल OH का रिंग एक्टिवेटिंग नेचर काफ़ी ज़्यादा होती है, उस वजह से इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल के अंदर पोलराइजेशन खुद ब खुद हो जाती है। ठीक है, सो इसलिए हमेशा फिनोल के केस में हमें कोई भी लिविस एसिड की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ता। तो ये था एक पॉइंट। नंबर सेकेंड पॉइंट, अभी देखिए एक्वस मीडियम के अंदर हमारा क्या बनता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है और नॉन एक्वस में हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाती है। तो ये क्यों बनती है, इसका मैं आपको इस तरह से जस्टिफिकेशन बता दूंगा। देखिए एक्वस मीडियम में ये फिनोल क्या हो जाती है, देखिए OH यहाँ पे इस तरह से है। एक्वस मीडियम में जब भी आप डालोगे इनको ब्रोमीन वाटर के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो एक्वस मीडियम में फिनोल आयोनाइज होकर क्या बन जाती है, यहाँ पे इस तरह से फिनोऑक्साइड आयन बन जाती है। ठीक है, क्या बनती है, फिनोऑक्साइड आयन बन जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिवेट करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो देन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इट एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉनिकली टू ए लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, सो हद से ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिवेट करती है। एज ए रिजल्ट हेलोजिनेशन और ब्रोमिनेशन गिव्स ऑलवेज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको किस में डालेंगे, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 में डालेंगे, ये हमेशा क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होती है। ठीक है, उसमें हमेशा क्या होती है, आयोनाइजेशन फिनोल की उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, या आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट टेक्स प्लेस टू ए लेसर एक्सटेंट। ठीक है, सो बहुत कम इनमें आयोनाइजेशन होती है, या मैं कहूँगा बिल्कुल ये फिनोल ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, 99% जो है आयोनाइजेशन नहीं होती है, थोड़ी सी 1% के अंदर आयोनाइजेशन होती है, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो OH जो है क्या करते हैं यहाँ पे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, OH जो है क्या करते हैं, इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिवेट करते हैं और ये एक्टिवेट जो है उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, या O नेगेटिव के कंपैरिजन में OH जो है बेंजीन रिंग को उतना इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिवेट नहीं करता। तो जब भी आप इनकी ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है, उससे हमेशा आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, आपको मिलेंगे आर्थो एंड पैरा, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। तो ये था हमारा नंबर फर्स्ट रिएक्शन, ब्रोमिनेशन। ठीक है, या हेलोजिनेशन। नंबर सेकेंड रिएक्शन, नंबर सेकेंड एग्जाम्पल इसका मैं लिखूंगा यहाँ पे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, जब भी आप फिनोल की नाइट्रेशन करोगे, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल HNO3 with the help of dilute nitric acid at low temperature 293 Kelvin। ठीक है, तो क्या बन जाती है यहाँ पे, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाती है। क्या बनती है, इस तरह से OH, यहाँ पे NO2 प्लस इस तरह से यहाँ पे OH, यहाँ पे इस तरह से NO2। दिस इज कॉल्ड एज आर्थो नाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल, और ये क्या हुआ, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल। और ये हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर, और ये कौन सा बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट इस तरह से बन सकती है। ठीक है, देखिए क्या बना यहाँ पे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी आपने यहाँ पे रिएक्शन किया फिनोल की, तो आपके पास बना आर्थोनाइट्रोफिनोल और दूसरा कौन से, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, चूंकि इस रिएक्शन के दौरान क्या होती है, नाइट्रो ग्रुप फिनोल में इंट्रोड्यूस हो जाती है, देयरफॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इन ए मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। दीज टू कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ या बाय स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो एक यहाँ पे टेक्निक होती है बच्चों, डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन के जरिए से आप आर्थो और पैरा आइसोमर को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अलग करेंगे, देखिए आर्थो नाइट्रोफिनोल की बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट,
और मैं कहूँगा कौन से पैरा की बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होती है एज कम्पेयर टू आर्थो, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कम होती है आर्थो की, इसको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मोर वोलाटाइल। इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, इसलिए मैं कहूँगा कौन से यहाँ पे लेस वोलाटाइल। देखो बच्चों, ये मोर वोलाटाइल या लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बना, ये कौन से यहाँ पे लेस वोलेटाइल और बॉइलिंग पॉइंट इनकी ज़्यादा क्यों बना। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं इस तरह से आपको बताऊंगा। आर्थो वाले में, आर्थो को मैं इस तरह से बनाऊंगा N डबल बॉन्ड O, इस तरह से O बनाएंगे, ये हुआ कौन सा, दिस इज आर्थो नाइट्रोफिनोल। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी इस तरह से नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, आर्थो के केस में ये बन जाती है। ठीक है, या दूसरा मॉलिक्यूल होगी यहाँ पे इस तरह से आर्थो, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा इस तरह से OH, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इस तरह से होगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या बना होगा, यहाँ पे इस तरह से इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी बना होगा। लेकिन दो आर्थो के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपली क्या है यहाँ पे वीक वंडर वाल फोर्स। ठीक है, तो दो आर्थो के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन आर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर आपको क्या मिलेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कौन से यहाँ पे हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल, OH इस तरह से लिखेंगे, N डबल बॉन्ड O इस तरह से लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनोल में इस तरह से लिखूंगा OH N डबल बॉन्ड O इस तरह से। ठीक है, ये हुआ पैरा नाइट्रोफिनोल। अब पैरा नाइट्रोफिनोल में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये दोनों ग्रुप जो है 180 डिग्री पे है, बहुत यहाँ पे डिस्टेंस है इनमें। तो इन दोनों के बीच में क्या बन सकते हैं, स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव, इन दोनों के केस में बन सकते हैं यहाँ पे कौन से, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आर्थो के केस में इंट्रा बन गए। ठीक है, इंट्रा की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल में एसोसिएशन नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ साइक्लाइजेशन होती है, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होती है यहाँ पे, दीज पैरा मॉलिक्यूल्स दे एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन से फॉर्म में, यहाँ पे एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इनको दूर दूर करने के लिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमेशा पैरा की क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। आर्थो की इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो कम टेम्परेचर पे ये इजीली वेपर स्टेट में चला जाएगा, इसलिए मैं कहूँगा इनको मोर वोलेटाइल। और ये कम टेम्परेचर पे नहीं जाएंगे, इसको बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए पैरा को मैं क्या नाम दे दिया मैंने, लेस वोलेटाइल कंपाउंड कहा। ठीक है, अब देखिए आपने डिस्टिलेशन करनी है, दोनों आर्थो और पैरा को दोनों इस तरह से डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लेंगे, कंडेंसर इस तरह से आप जोड़ देंगे। ठीक है ना, फिर इसके बाद जब आप इनको हीट कर लोगे तो सबसे पहले वेपर फॉर्म में या डिस्टिलेट के फॉर्म में कौन चला जाएगा, आर्थो चला जाएगा, लिविंग पैरा इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आर्थो और पैरा को स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए से अलग अलग कर सकते हो। तो ये था नाइट्रेशन के बेसिस पे हमें दो प्रोडक्ट बनती है, एक हुआ आर्थो और दूसरा हुआ पैरा। फिर इसके बाद कहते हैं हाउएवर व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid H2SO4, इन दोनों को कहा जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में। यहाँ से क्या जनरेट होती है, NO2 पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होके नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट होती है। और ये जब भी आप नाइट्रेशन करोगे इनके प्रेजेंस में क्या बन जाती है, फिनोल का ये वाला प्रोडक्ट बन जाती है OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2। इनको लिख सकते हैं कौन से, यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल कहते हैं, या इनको क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पिग्रिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, हाउएवर नाइट्रेशन ऑफ फिनोल in presence of nitrating mixture, that is concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, we obtain
picric acid, that is 2,4,6 trinitrophenol. ठीक है, this is also called as nitration. तो ये था नाइट्रेशन के केस में. नंबर थर्ड रिएक्शन मैं लिखूंगा कौन से, नाइट्रोसेशन. नाइट्रोसेशन. तो देखो बच्चों, नाइट्रोसेशन का मतलब क्या हुआ, एक और ग्रुप होती है, इनको हम कहते हैं NO को नाइट्रोसो ग्रुप कहते हैं. ठीक है, तो फिनोल में अगर नाइट्रोसो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे, नाइट्रोसेशन कहते हैं. ठीक है, तो नाइट्रोसेशन में हमने क्या करनी होती है, देखिए फिनोल को हमने रिएक्शन करनी होती है व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड. मैं इस तरह से लिखूंगा यहाँ पे HONO, या इनको NaNO2 प्लस HCl भी आप कह सकते हैं, या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड भी आप कह सकते हैं. एट वेरी लो टेम्परेचर मैं लिखूंगा 280 केल्विन. ठीक है, सो नाइट्रोसो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड एट पैरा पोजिशन. तो फिनोल के पैरा पोजीशन में कौन सा ग्रुप यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोसो ग्रुप इंट्रोड्यूस होती है. इस रिएक्शन को नाइट्रोसेशन, पैरा नाइट्रोसो फिनोल जो है यहाँ पे इस तरह से बन जाती है. अब पैरा नाइट्रोसो फिनोल की आप क्या करोगे, फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ. ठीक है, तो क्या बन जाती है यहाँ पे इस तरह से, पैरा नाइट्रोफिनोल यहाँ से इस तरह से बन जाती है NO2. दिस इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रोफिनोल. सो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड्स होती है, कौन से, पैरा नाइट्रोफिनोल को प्रिपेयर करने की ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड्स होती है. ठीक है बच्चों, सो इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसेशन. फिर इसके बाद नाइट्रोसेशन के बाद हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आती है नंबर फोर्थ, सल्फोनेशन. सल्फोनेशन. तो सल्फोनेशन क्या हुआ, देखिए जब आप फिनोल की रिएक्शन करोगे, ठीक है, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, आपको क्या बनती है यहाँ पे, आर्थो या और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको बन जाती है. ठीक है, सो इस तरह से, जैसे मैं दो टेम्परेचर पे ले लूंगा, एक हुआ यहाँ पे लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कितना है 288 to 293 केल्विन, और दूसरा हाई टेम्परेचर मैं ले लूंगा यहाँ पे, हाई टेम्परेचर कौन सा यहाँ पे 373 केल्विन. तो यहाँ पे बन जाती है इस तरह से, OH है यहाँ पे SO3H, दिस इज कॉल्ड एज आर्थोहाइड्रोक्सी. आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड. ठीक है बच्चों, और हाई टेम्परेचर पे क्या बनता है, हाई टेम्परेचर पे इस तरह से OH, यहाँ पे SO3H, दिस इज कॉल्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. या अगर आपके पास आर्थो बन जाती है लो टेम्परेचर पे, इसी को ही अगर आप हीट कर लोगे कितने पे 373 केल्विन पे हाई टेम्परेचर पे, तो आर्थो जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, सो इस किस्म के प्रोडक्ट जो है आपको बन जाती है सल्फोनेशन में. तो लास्ट रिएक्शन है यहाँ पे इस तरह से, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. अल्काइलेशन है ना, एक होती है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरा होती है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन. दो रिएक्शन होती है. ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको अल्काइलेशन के बारे में बताएंगे. देखो जब आप फिनोल की रिएक्शन करोगे किन के साथ, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद, अल्काइलेशन में किन के साथ रिएक्शन करनी होती है, ये आपने याद रखनी है, मिथाइल क्लोराइड. क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, मिथाइल क्लोराइड का मैंने रिएक्शन किया, किन का, फिनोल का मैंने इनके साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और इनको थोड़ा सा क्या कर लेंगे यहाँ पे हीट कर लेंगे. ठीक है, तो क्या बन जाती है यहाँ पे देखिए, आर्थो से या पैरा से हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाएंगे. ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन के यहाँ पे अटैक कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -HCl. अगर CH3 को आर्थो पोजीशन पे रखूं तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाती है OH, और यहाँ पे CH3 प्लस, अगर CH3 को मैं पैरा पे रख लूं तो ये वाला प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास OH CH3. ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आर्थोमिथाइल फिनोल, या इनको आप कह सकते हैं आर्थोक्रिसोल आप कह सकते हैं. ठीक है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज आर्थोक्रिसोल, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज पैराक्रिसोल. ठीक है, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगी और ये क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। ठीक है, तो आई होप आपने समझे होंगे, आप अच्छे से ये रिएक्शंस याद कर लोगे। बाकी हेलोएरिन में आपने यही रिएक्शंस पढ़े थे, बस फ़र्क इतना है, वहाँ पे Cl था या Br थे, ये हेलोजन था, और यहाँ पे क्या है, OH। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल के बारे में